बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक का अगला पोर्शन डिस्कस करना है। इसमें हम गैस्ट्रुलेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन गैस्ट्रुलेशन से पहले हमने जो कुछ पढ़ा है ख़ास तौर पे डेवलपमेंट ऑफ चिक के लिहाज से उसको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि जो ज़ाइगोट है, जो फर्टिलाइज्ड एग है एक अंडे के अंदर, तो उसमें डिस्क्वाइडल क्लीवेज होती है। डिस्क्वाइडल क्लीवेज, इसका मतलब क्या है कि जो ज़ाइगोट है इसमें हमेशा जो क्लीवेज है वो एक छोटी सी डिस्क में होती है। जैसे हम कहते हैं कि ये यॉक है और यॉक के ऊपर ये डिस्क रखी होती है। वैसे तो ये पूरा सेल है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे पास जो क्लीवेज है, सेल डिवीजन है, वो दो तरह से होती है। या तो पूरा सेल डिवाइड करता है, या आप कह सकते हैं कि छोटी सी डिस्क डिवाइड करती है। तो जो पूरा सेल डिवाइड करता है उसको हमने होलोप्लास्टिक क्लीवेज कहा था। अगर हमारे पास जो क्लीवेज है, सेल डिवीजन है, वो छोटी सी डिस्क में हो तो इसको डिस्काइडल क्लीवेज या इसको मीरोब्लास्ट क्लीवेज भी कहा जाता है। तो फिर हमने कहा था कि जब डिस्क में सेल डिवीजन्स होगी, यानी जब सेल दो हिस्सों में डिवाइड होगा, तो जो क्लीवेज फरोज हैं इस डिस्क में, पहला फरो वर्टिकल होता है, फिर दूसरा भी वर्टिकल होता है, तीसरा हॉरिजॉन्टल होता है, फिर रैंडम क्लीवेज होता है। जिसकी वजह से यहाँ ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी सारे सेल में डिवाइड हो जाता है और एक पूरी बॉल बनना शुरू हो जाती है ऐसे। और यहाँ भी सेल की लेयर्स बनती हैं। तो ये जो सेल की लेयर्स हैं ये ब्लास्टोडर्म कहलाती। तो ये जो बॉल ऑफ द सेल बनी है शुरू में, इसको हम मोरूला कहते हैं। तो अगली स्टेज हमारे पास मोरूला थी। तो इसमें काफ़ी सारे जो क्लोजली जो कॉम्पैक्ट मैस ऑफ द सेल बनती है तो उसको मोरूला कहा जाता है। इसमें कोई दरमियान में खाली जगह नहीं है, तो कोई कैविटी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हमने फिर एक और बात की थी कि यहाँ जो सेंट्रल सेल हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं, लेकिन जो साइडों पे सेल होते हैं वो थोड़े फ्लैटेंड होते हैं और लेस डिफाइंड होते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि फिर उसके बाद अगली जो स्टेज आई थी, अब ये सेल अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। अरेंज होने के लिए ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ थोड़ा दोबारा ड्रा कर लेते हैं। ये यॉक है हमारे पास। तो ये वाले जो सेल जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो दरमियान में से सेल एल्ब्यूमिन के एक्युमुलेट होने की वजह से थोड़े से उठ जाते हैं। तो ये जो दरमियान में कैविटी बन जाती है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील, यानी यॉक, या इसको सेगमेंटेशन कैविटी भी हमने कहा था। सेगमेंटेशन कैविटी भी हमने कहा था। तो ये जो सेगमेंटेशन कैविटी या खाली जगह बनी है, दरमियान में से सेल चूँकि उठ चुके हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ एल्ब्यूमिन इकट्ठी होती है, तो इस वजह से ये दरमियान में से सेल उठ जाते हैं और साइडों के ऊपर ये अटैच रहते हैं। अब ये वाली जो स्टेज है जिसमें एक छोटी सी कैविटी बनी है सेल्स के दरमियान में, तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला की स्टेज। तो हमने डिस्कस किया था मोरूला में कोई कैविटी नहीं बनती और ब्लास्टुला के अंदर कैविटी बनती। अब ये सेल अरेंज होना शुरू हो रहे हैं। उसके बाद आती है गैस्ट्रुलेशन की स्टेज। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि ये वाले जो सेल हैं वो प्रॉपरली अरेंज होके वेल डिफाइंड लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। और वेल डिफाइंड जब लेयर्स बनती है तो हम कहते हैं ये गैस्ट्रुलेशन की स्टेज है। तो इसकी सबसे बड़ी गैस्ट्रुलेशन की पहचान ये है कि सेल प्रॉपरली रीअरेंज होते हैं, सेल्स की मूवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से एक आप कह सकते हैं ये जो सेल्स डिवीजन्स की वजह से सेल बने हैं ये प्रॉपरली लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब आप ये समझ लें कि ये जो लेयर बनती है इनको ब्लास्टोडर्म्स कहा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ये जो लेयर्स बनती है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। एक ऊपर वाली लेयर जिसको एपिब्लास्ट कहा जाता है, एक नीचे वाली लेयर जिसको हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जब हमारे पास गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है, ये हमारे पास यॉक है, ठीक है। अभी यहाँ काफ़ी सारे सेल मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो लेयर्स बनती है। एक ऊपर वाली लेयर सेल्स की, एक
ऊपर वाली लेयर, और दूसरी हमारे पास है नीचे वाली लेयर, नीचे वाली लेयर। तो ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिब्लास्ट, इसको एपिब्लास्ट कहा जाता है। और जो नीचे वाली लेयर है इसको हम कहते हैं ये हाइपोब्लास्ट। हाइपो का मतलब नीचे, ब्लास्ट सेल को कहा जाता है, एपिब्लास्ट। अच्छा, ब्लास्ट का लफ्ज़ी मतलब है जो इमेच्योर सेल हो, अभी इन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाए। दो किस्म के यहाँ हम थोड़ा सा जहन में रखेंगे। जो सेल होता है इसकी दो टाइप होती हैं, एक को हम कहते हैं ब्लास्ट, एक को हम कहते हैं साइट। ब्लास्ट वो होता है जो इमेच्योर सेल होता है, जो साइट होते हैं वो मेच्योर सेल होते हैं। ब्लास्ट अभी प्रॉपरली डेवलप होके कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, जो साइट होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ अभी सेल चूँकि रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, अभी सेल के बारे में नहीं हम डिफ़ाइन कर सकते कि ये सेल कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा। बहरहाल यहाँ चूँकि लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो एपिब्लास्ट ये अपर लेयर ऑफ द सेल्स को कहा जाता है, हाइपोब्लास्ट ये लोअर लेयर ऑफ द सेल को कहा जाता है। अच्छा, एपिब्लास्ट की जो सेल्स हैं उन्होंने एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनानी। गैस्ट्रुलेशन बेसिकली वो स्टेज है जिसमें हमारे पास सेल्स मिलके ये तीन किस्म के लेयर बनाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म यानी और एंडोडर्म। तो हमारे पास जो गैस्ट्रुलेशन की जब एंड होता है तो हमारे पास ये तीन किस्म की लेयर बन चुकी होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एपिब्लास्ट अभी यहाँ सेल ने अरेंज होकर दो लेयर्स बनाई। अभी सेल प्रॉपरली आप कह सकते हैं उन्होंने एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म नहीं बनाई, क्योंकि इस यहाँ हमारे पास तीन लेयर्स चाहिए और नंबर ऑफ सेल्स की तादाद में इजाफा भी होना चाहिए। तो यहाँ एपिब्लास्ट अपर लेयर है। अब एपिब्लास्ट की जो सेल हैं जब वो फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आप कह सकते हैं इससे दो लेयर बनेंगी, एक एक्टोडर्म और मेसोडर्म। और हाइपोब्लास्ट की जब सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ एंडोडर्म बनेगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये जो अब गैस्ट्रुलेशन के स्टार्ट में ये जो हमारे पास ब्लास्टोडर्म है या कैप ऑफ द सेल है, इसको डिस्कॉइडल कैप भी हमने कहा था, ये दो लेयर में स्प्लिट हो जाती है, एक एपिब्लास्ट है, एक हाइपोब्लास्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यॉर्क सैक कैसे बनता है। जैसे हमारे पास ये यॉर्क है, इसके ऊपर अभी हमने दो लेयर्स बना दी हैं, बल्कि यहीं ड्रा कर लेते हैं। ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं ये बाहर की तरफ डिवाइड होके ग्रो करना शुरू कर देते हैं और ये यॉर्क को लपेट लेते हैं ऐसे ऐसे, ये पूरी यॉर्क को लपेट लेते हैं। अब हमारे पास ये जो सेल, इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो यॉर्क है, जो अब जितने भी सेल्स हैं इनकी न्यूट्रिशन इस यॉर्क से आ रही होती। अब इन सेल्स की वजह से ज़्यादा आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होगी और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा रैपिड हो जाएगा। और इनसे, इसको हम कहते हैं ये एंडोडर्मल लाइनिंग है, एंडोडर्मल लाइनिंग, क्योंकि इसके बाहर एंडोडर्म की लेयर डेवलप होगी तो ये एंडोडर्म्स के अंदर एक मेम्ब्रेन के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स हैं, यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं, चूँकि इन्होंने एंडोडर्म बनानी थी, इस वजह से इस जो हमारे पास यॉर्क है इसकी एक सैक बन गई है, एक सैक, यानी जिसने यॉर्क को लपेट लिया है और इसी वजह से इसका नाम एंडोडर्मल लाइनिंग रखा गया, क्योंकि ये प्रॉपरली एंडोडर्म नहीं है। जिससे एंडोडर्म वो स्ट्रक्चर है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, लेकिन ये यॉर्क के इर्द गिर्द है तो इस वजह से इसको यॉर्क सैक भी कहा जाता है। और चूँकि हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म के सेल बनने हैं इस वजह से इसको हमने एंडोडर्मल लाइनिंग भी कह दिया। तो हाइपोब्लास्ट के सेल ग्रो आउटवर्ड एंड देन डाउनवर्ड और फिर हमारे पास वो सराउंड करेंगे यॉर्क को, और जिसकी वजह से एंडोडर्मल लाइनिंग बनेगी और वो एंडोडर्मल लाइनिंग यॉर्क सैक का काम करेगी।
उसके बाद ये एरिया पेलुसिडा और एरिया ओपेका, ये दो किस्म के रीजन बनते हैं। अब इनका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ये यॉक है, यॉक, अभी हमारे पास दो किस्म की लेयर्स बन चुकी हैं। ऊपर वाली लेयर को हमने कहा ये हाइपोब्लास्ट है, वो सॉरी एपिब्लास्ट है, और नीचे वाली को हमने कहा ये हाइपोब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट के काफ़ी सारे सेल्स ने यॉक सैक बनाया। इसको एंडोडर्मल लाइनिंग भी कह सकते हो, इसको आप यॉक सैक भी कह सकते हो, यॉक सैक भी। अच्छा, ये वाले जो सेंट्रल सेल्स हैं ये मुसलसल क्या कर रहे होते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये अपने नीचे एल्ब्यूमन्स को एक्युमुलेट कर रहे होते हैं। एल्ब्यूमन को अच्छा, जब इससे लाइट आप गुजारते हैं तो यहाँ से तो लाइट गुजर जाती है क्योंकि एल्ब्यूमन आपको पता है ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन साइडों पे चूँकि आप कह सकते हैं यॉक भी ओपेक है, सेल भी ओपेक होते हैं, तो साइडों से लाइट नहीं गुजरती। तो अब हमारे पास दो किस्म के रीजन आ गए, इतना रीजन जिससे लाइट पास कर सकती है, और ये वाला जो रीजन है ये वाला जो रीजन है इससे लाइट पास नहीं कर सकती। यानी ये रीजन ऐसा है जिससे लाइट पास नहीं कर सकती, इसको हम कहेंगे एरिया ओपेका। और जिससे लाइट पास कर सकती है इसको हम कहेंगे एरिया पेलुसिडा। तो ये जो एरिया है ये ट्रांसलूसेंट एरिया है कि जिससे हल्की हल्की लाइट पास कर सकती है, और ओपेक का मतलब ही वो होता है कि जिससे लाइट पास ना करे। तो यहाँ हमारे पास दो किस्म के एरियाज बन सकते कि यहाँ से लाइट पास कर जाती है, यहाँ से लाइट पास नहीं करती। तो एरिया पेलुसिडा एट दिस स्टेज जो सेंट्रल सेल जो सेपरेटेड हैं फ्रॉम द यॉक, कि जो दरमियाने सेल्स हैं जो यॉक से सेपरेटेड हैं, उनके नीचे पूल ऑफ फ्लूइड, और ये फ्लूइड कौन सा होता है? ये ज़्यादातर एल्ब्यूमन का फ्लूइड होता है। डिवेल्प अंडर दीज सेल्स, रेजिंग दिस सेल्स, इन सेल्स को ऊपर उठा देता है, गिविंग द एरिया ऑफ ट्रांसलूसेंट अपीयरिंग। ट्रांसलूसेंट का मतलब है जिससे लाइट पास कर सकती है, कार्ड एरिया पेलुसिडा, इसको हम एरिया पेलुसिडा कहते हैं। लेकिन जो पेरिफेरल पार्ट है ऑफ ब्लास्टोडर्म रिमेन अनसेपरेटेड फ्रॉम द यॉक, कि यॉक से वो चूँकि अनसेपरेटेड रहता है, और ये एरिया है, बुक में अब ये लिखा है कि दैट ट्रांसमिट लाइट। अगर ये लाइट को ट्रांसमिट करता है तो फिर इसका नाम एरिया ओपेका क्यों रखा जाता है? तो इस वजह से यहाँ बुक वाले ने थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की है। आना ये चाहिए था कि एक ऐसा एरिया दैट ट्रांसमिट लाइट, दैट डू नॉट ट्रांसमिट लाइट, लेकिन बुक वाले ने इसको लिखा है कि दैट ट्रांसमिट लाइट। अब हमारे पास इसको हम क्या करें यहाँ? तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बुक में गलत हो तो आपने उसको एज इट इज़ गलत ही लिखना है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस होगा अगर खुदा ना खास्ता बोर्ड के पेपर में ये आ जाता है कि आपने बुक वाला ही लिखा है। तो बुक में जो चीज़ ठीक है, बुक में जो चीज़ गलत है, रूल ये है, इसी तरह एमडी कैट में भी ये रूल है कि बुक में जो चीज़ गलत है आपने उसको गलत ही याद करना है, उसको ठीक नहीं करना। तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है कि इट इज़ द वाइट एरिया दैट ट्रांसमिट लाइट। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सही डेवलप करने हैं कि एरिया ओपेका वो एरिया होता है जहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती। तो ये अभी हमने गैस्ट्रुलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है, लेकिन अभी हमने जो लेयर्स हमने डिस्कस की हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये कैसे बनती है इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया। इसको हम अगले लेक्चर में जब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन को डिस्कस कर, मेसोडर्म की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। अभी सिर्फ हमने इन दो लेयर्स की बात की है जो डेवलपमेंट के दौरान हमें नज़र आती हैं, एपीब्लास्ट जिससे एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनता है, और हाइपोब्लास्ट जिससे आप कह सकते हैं एंडोडर्म बनता है। अभी डेवलपमेंट यहाँ तक पहुँची है।
अब एपीब्लास्ट एक्टोडर्म और मेसोडर्म कैसे बनाती है और हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म कैसे बनाती है, इसको फिर हम अगले लेक्चर में या अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी ही। अल्लाह हाफिज़।